हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और मैं अनअकैडमी स्टेट पीसीएस यूपी एग्जाम और लेट्स गेट यूपी एग्जाम की तरफ से आपके साथ जुड़ गई हूँ, डॉक्टर एना सराफ। गाइस, मैं आपके लिए आजकल चूंकि मल्टीपल एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा भी इनिशिएटिव है कि भाई आपको कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी कंटेंट प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, इसी पहल के चलते हम आपके लिए कुछ रिवीजन क्लासेस यानी कि कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जिसमें स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, कुछ टॉपिक्स, पूरे साल के करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो इस पूरी सीरीज में सुबह 11 बजे की आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अपने डाउट्स अपने टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप लोग पोस्ट करते रहेंगे। तो वीडियो पर आगे चलने से पहले गाइज आपको बता दें कि अनअकैडमी देश का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हमारी इस क्लास में हम आपके साथ दो तीन चीजें डिस्कस कर सकते हैं, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, साइंस, एमसीक्यूज भी और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी। मेरा परिचय आप लोग जानते ही हैं, डेली आप लोग मुझसे मिलते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लासेस में। तो गाइज, हमारा टेलीग्राम चैनल पहले तो नोट कर ले, इसको सब्सक्राइब कर ले फटाफट से। और उसके अलावा गाइस हमारा ये, पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए 12 दिसंबर तो ऑलरेडी निकल गई है। अब बात आती है 26 दिसंबर की। तो आने वाले इन सभी सेशंस के लिए और आगे के लिए भी हमारी एक टेस्ट सीरीज लगातार चलती है सुबह 10 बजे। संडे को ज्यादातर ये टेस्ट सीरीज हम कराते हैं गाइस। 200 नंबर की टेस्ट सीरीज होती है, उसमें जो भी आपका रैंक आता है उसमें हम आपको उस हिसाब से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये गाइस आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने रैंक के अनुसार आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी अगर आप प्लस मेंबर नहीं है तो। उसके अलावा गाइस हमारे लिए, आपके लिए विजय भव नाम की हम एक मेंस की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक 3 घंटे का ये सीरीज रहेगा। और इसमें देखिए ऑलरेडी हमारे पास 12 दिसंबर तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लॉ बैलो चल रहा है पूरा। एक दिसंबर में 5 दिसंबर को, फिर 12, फिर 19 और फिर 26 दिसंबर आप लोग अपने अपने स्केड्यूल के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का ये ऐप होता है गाइज, आप इस ऐप को डाउनलोड करें और अपना नाम नंबर डालें। अगर आप अनअकैडमी को पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहां पर आप एक फ्री इनवाइट कोड RENA10 डाल सकते हैं। उसके अलावा गाइज अनअकैडमी देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि हम आपको मल्टीपल कोर्सेज अवेल कराते हैं केवल एक सब्सक्रिप्शन पर। उसके अलावा गाइज आपको मिलती है लाइव डाउट क्लासेस। आपके पास जितने भी डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। हम 3 प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मिलते हैं। यूट्यूब पर स्पेशल क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हर बच्चे के लिए, और प्लस प्लेटफॉर्म जिसमें हम आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हर एग्जाम की तैयारी कराते हैं। उसके अलावा गाइज आप अपने रिकॉर्डेड सेशंस को कहीं से भी कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स, बेस्ट मेंटोर के साथ उनकी टीम आपके साथ लगातार है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के साथ साथ हम आपको मल्टीपल पीडीएफ एक्सेस करने का मौका देते हैं। आप एक वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, अपने एकेडमिक कैलेंडर को मेंटेन कर सकते हैं, वर्कशॉप, स्ट्रैटेजी सेशंस और मास्टर क्लासेस को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ती हूँ बच्चों। अनअकैडमी पर यूपी पुलिस कांस्टेबल स्कॉलरशिप टेस्ट का ड्यूरेशन आप नोट कर लिए। उन्नत नाम की लेखपाल की टेस्ट सीरीज, बूस्टर सीरीज आप लोग नोट कर ले। ठीक है, ये आपके आने वाले एग्जाम्स 2021 का प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज है। उसके अलावा बच्चों वीर नाम का एक प्रॉपर यूपी पुलिस का बैच हमारे पास तैयार है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। उद्यम बैच में गाइज मैं आपके लिए जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा कोर्स लेकर आती हूँ दोपहर को 12:30 बजे से 2 बजे तक। आप अगर प्लस के मेंबर है तो आप ऐप पर जाकर मेरा नाम सर्च करके गायना और वहां पे जाकर मेरे कोर्स को एनरोल कर ले। तो बच्चों अमरनाथ सर का भी हिंदी का प्रॉपर एक आप लोगों के लिए हमने कोर्स शुरू करा है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। सारे बैच कोर्सेज की जानकारी आपके ऐप पर मिलती है गाइस। अनूप सर के द्वारा फाउंडेशन कोर्स फिजिकल ज्योग्राफी का और मेंस जीएस पेपर 2 पॉलिटी आंसर राइटिंग हम लोग आपको करा रहे हैं अजय सर के साथ। उसके अलावा उन्नत नाम का लेखपाल का टेस्ट सीरीज है, 1 नवंबर से ऑलरेडी हम लोग ये शुरू कर चुके हैं, इसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और प्रशांत शुक्ला सर के साथ आप निबंध और सामान्य हिंदी के साथ जुड़ सकते हैं। मेरा बैच गाइस आप देख सकते हैं सामने रहना। मैं जनरल साइंस आपको 12:30 से 2 लेकर आ रही हूँ। मेंस के लिए प्रॉपर ये बैच हमने स्टार्ट करा है गाइस, तो आप 12:30 बजे इस प्लस के क्लास को। नमस्कार बच्चों, जो बच्चे मेरे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं सभी को प्रणाम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जी, नमस्कार नमस्कार सभी को। और प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक से जरूर करते गए। जो पहले बार आज सब्सक्राइबर आ रहे हैं हमारी क्लास में, प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। उसके अलावा गाइज मेंस ऑप्शनल के रेगुलेटरी टीचर्स आपके पास है, आप अपने मेंस की तैयारी के लिए हमारी इस टीम के साथ जुड़ सकते हैं। सारे बैचेस को आप केवल 1 सब्सक्रिप्शन पर टाइप कर सकते हैं। मेरा कोड RENA10 लगाएं। अनअकैडमी पे कहीं भी कोई सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। विजय भव का ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसकी जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। उसके अलावा गाइज हमारी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट की बात करते हैं।
सबसे पहले तो स्पेशल क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन अगर आपको इतने सारे बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको हमारे से डेडिकेट होना पड़ेगा गाइस। 24 महीने का फीस केवल 510 रुपया है और ये 2 साल के लिए ईएमआई पर आपको प्रोवाइड हो जाता है। उसके अलावा 12 महीने का 700 रुपया पर मंथ के हिसाब से आप हमसे जुड़ सकते हैं। 10% डिस्काउंट आपको मिलता है। रेना 10 कोड आप यहाँ पर भी गाइस लगा सकते हैं। उसके अलावा सुपर कॉम्बो ऑफर है, हम आपको बिहार और यूपी की तैयारी के लिए कॉम्बो ऑफर प्रोवाइड कराते हैं। 1 साल की फीस केवल 10,620 रुपए, जिसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे बांटेंगे गाइस, तो आपको 700-800 रुपया 10% डिस्काउंट के बाद ये पड़ेगा, यानी कि बहुत सस्ता कोर्स आपको ये पड़ेगा। यहाँ पर भी आप रेना 10 कोड इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें। और जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वीडियो को प्लीज लाइक शेयर करेंगे। और सभी को प्रणाम नमस्कार जी। बग्स बाउंटी में गाइस हम लोग आपको एक पूरा मौका देते हैं कि आप अगर हमारे अनअकैडमी के लर्नर हैं और आपको किसी भी एजुकेटर या कहीं पर भी आपको कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही है, इनएप्रोप्रिएट चीज, तो बिल्कुल भी इस लेवल पर नहीं आनी चाहिए, तो फौरन आप उसकी शिकायत हमसे करें। अगर आपकी बात सही होगी तो उसके लिए आपको प्राइज दिया जाएगा। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट के लिए एक फॉर्म आपको दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्री स्पेशल क्लासेस गाइस, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं रात को 9:30 बजे। बच्चों इसमें मैं करंट अफेयर्स का एक धाकड़ बैच चला रही हूँ आजकल, तो करंट अफेयर्स का बैच आप मेरे साथ ज्वाइन करें रात को 9:30 बजे। पहली बार आएंगे तो रेना 10 कोड लगाना है आपको, ठीक है। ऐप पर जाकर मेरा नाम सर्च करें, आपको मेरी क्लासेस मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें गाइस, और उसके अलावा वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने सोशल नेटवर्किंग चैनल पे लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। हम ढेर ढेर सारे बेहतरीन कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। अपने इस 11 बजे के समय पर डेली आपको जुड़ना है। लाइक शेयर करें, दबाकर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस। पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आगे गाइस रेना 10 कोड एक तो आपको याद रखना है, दूसरा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना है, हमारी ऐप पर आना है, स्पेशल क्लासेस में आना है। जैसा जबरदस्त कंटेंट आपको यहाँ मिलता है यूट्यूब पर, तो वैसा ही उससे ज्यादा जबरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा हमारी स्पेशल क्लासेस में गाइस। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की क्लास। सारे बच्चों ज्वाइन कर लेंगे, इतने हम आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। दिस इज योर अकेडमी। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। आप वीडियो को लाइक अच्छी लगे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों पहला क्वेश्चन आता है, सुदर्शन लेक की मरम्मत सबसे पहली बार सेकंड टाइम किसके राज में की गई? सुदर्शन झील का जिक्र क्यों आया है वो मैं आपसे अभी बाद में डिस्कस करूंगी। पहले हम चाहते हैं कि आप हमें आंसर्स जरूर दें। सुदर्शन झील किसके शासनकाल में? सुदर्शन झील चलिए, हेलो असीम नमस्कार। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, हमें देखते हैं। बच्चों स्कंद गुप्त जो गुप्त साम्राज्य के थे, तो स्कंद गुप्त के राज में इसकी दोबारा मरम्मत की गई। बच्चों क्या खास है इस लेक में? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं बच्चों की ये जो सुदर्शन झील है ये पड़ती है गिरनार में, गिरनार यानी के सौराष्ट्र, ठीक है। और बच्चों इसको ओरिजिनली बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओरिजिनली इसको बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उसके बाद बच्चों बाद में देखिए रुद्र दमन के आदेश पर बाद में इस झील की मरम्मत की गई। बच्चों ये झील जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोला जाता था कि इसका पानी जो है वो मीठा है और ये झील कभी सूखती नहीं है, तो इससे उनका एक स्पेशल अटैचमेंट था। अशोका ने भी जब आए बाद में, अशोका ने भी इस झील की मरम्मत कराई थी जब बाद में आए थे। तो इसके ऊपर बाबी डैम भी बना हुआ है, तो काफी ज्यादा रिलेटेड हिस्ट्री है सुदर्शन झील की। हेलो नेहा नमस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। बच्चों कौन से मुगल शासक हैं जिन्होंने मुसलमानों की तुलना में हिंदुओं को ज्यादा मनसबदारी का पोस्ट दिया था? कौन से मुगल शासक ने हिंदुओं के बदले मुस्लिम्स के बदले हिंदुओं को ज्यादा मनसबदारी का पोस्ट दिया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां?
चलिए मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं, हेलो धर्मेंद्र चौरसिया जी, नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। बच्चों मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं, आप लोगों का ए आ रहा है, जबकि इसका आंसर है औरंगजेब। गाइस लगता है कि हमें भाई अकबर जो थे बहुत ज्यादा दयालु थे हिंदुओं के प्रति, लेकिन एक्चुअली में औरंगजेब की एक नीति थी। औरंगजेब ने सोचा कि भाई अगर मैं हिंदुओं को मनसबदारी दूंगा तो लोग जो है उनको कॉपरेट करेंगे। कॉपरेट मतलब कि पैसा, इतना जो टैक्स टैक्स वसूली इन्होंने वगैरह शुरू करा था, रेवेन्यू कलेक्शन शुरू करा था, तो हिंदुओं को हिंदू सपोर्ट करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी औरंगजेब के दिमाग में था। और बच्चों इसी स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए उसने क्या करा, अपनी फौज में हिंदुओं को मनसबदारी की पोस्ट देनी शुरू कर दी, ताकि टैक्स देने में, लोगों से वसूली करने में उसको दिक्कत ना आए। तो थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है, बच्चा आपको बताना है, शफी लम्फी एक कपड़ा है, एक पारंपरिक कपड़ा है, शाफे लम्फी। और बच्चों ये जीआई प्रोडक्ट है। आपको बताना है ये कपड़ा आपको कौन से राज्य से मिलता है। जीआई टैग वाला कपड़ा है ये, आसाम, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर और आंध्र प्रदेश। शाफे लम्फी। तो मेरे पास कोई बात नहीं, अगर आंसर नहीं है तो मैं आपको आंसर देती हूँ। वेरी गुड, वैसे असीम का आंसर बिल्कुल सही है, मणिपुर। बच्चों ये पारंपरिक कपड़ा है। ये एक तरीके का एम्ब्रॉयडरी होता है शाफे लम्फी, जिसमें कॉटन की कढ़ाई के साथ साथ सिल्क का कढ़ाई भी किया जाता है। और बच्चों मैं आपको बताऊं कि ये फैब्रिक बहुत कॉस्टली फैब्रिक हुआ करता था एक समय पे। मणिपुर के जो राजा थे, मणिपुर के जो राजा थे, ये शाही फैमिली से बिलोंग करता था। और वहां पे जो नागाज जब आए थे, तो उन्होंने ये कपड़ा सबसे पहले मणिपुर के राजा को जो है गिफ्ट करा था, और इसीलिए अभी फिलहाल इसको जीआई रजिस्ट्रेशन, जीआई टैग इसको प्रोवाइड कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चा। और हाँ बच्चों, इसमें शाफे शब्द जो है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। शाफे शब्द का मतलब होता है जानवर और युद्ध, एनिमल, एनिमल एंड वॉर। तो ये शाफे का मतलब है, लम्फे मतलब कपड़ा। हेलो प्रज्ञा, वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, पुली बड़जे वन्य जीव अभयारण्य, अभी न्यूज में था, पुली बड़जे वन्य जीव अभयारण्य। आपको बताना है यहाँ पर एक ग्रे बेलीड ट्रेगोपन नाम का जानवर मिलता है। तो क्या, कहाँ पे है ये पुली बड़जे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? हर साल यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन आता है, जो एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पूछे जाते हैं। तो ये आपको कोशिश करनी है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको याद रह पाए। चलिए मेरे पास आंसर्स अभी नहीं आए, मैं आपको खुद ही बता देती हूँ बच्चों। नागालैंड, नागालैंड, ग्रे बेलीड ट्रैगोपान। बच्चों ये जो होता है ना, मैं आपको बता दूं, ये जानवर एंडेंजर्ड स्पीशीज है क्या ये बच्चों? पक्षी होता है। ये तीतक जैसा पक्षी होता है। इसकी जो गर्दन होती है बिल्कुल ऑरेंज होती है, ऑरेंज गर्दन होती है इसकी, तीतर जैसा लगता है, ऑरेंज कलर। थ्रोट, इसकी जो गर्दन होती है, थ्रोट जो होती है बिल्कुल ऑरेंज कलर की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हेलो यशपाल यादव जी, नमस्कार, वेरी वेरी गुड। बच्चों फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नॉर्मन बोरलॉग। बच्चों द राइट आंसर इज नॉर्मन बोरलॉग। बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, भारत के जनक कौन है, तो आपका आंसर होता स्वामीनाथन। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया है ओवरऑल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है पूरे वर्ल्ड के, तो आप लिखेंगे नॉर्मन बोरलॉग। और बोरलॉग के नाम पर बच्चों अवार्ड भी दिया जाता है, बोरलॉग अवार्ड करके। विशिष्ट अचीवमेंट के लिए इनके नाम पर अवार्ड भी वितरित किया जाता है। और इस अवार्ड को नोबेल प्राइज इन एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है, नोबेल प्राइज इन एग्रीकल्चर।
बच्चों की मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन कराया जिसमें मैंने आपको ग्रे बेलीड ट्रागोपान पक्षी के बारे में बताया। एक बात मैं बताने भूल गई बच्चों, ये पक्षी जो है ना ये नागालैंड का स्टेट पक्षी है, यानी कि स्टेट बर्ड है ना। जैसे यूपी का है बगुला, तो ऐसे ही नागालैंड का ये स्टेट बर्ड है ट्रागोपान जो पंछी है। और बच्चों ये मांस खाने वाला पंछी है, यानी कि ये सब कुछ खा लेता है, ये घास भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरी बात बच्चों मैं आपको बता दूं कि फिलहाल ये एंडेंजर्ड है, यानी कि विलुप्तीकरण के कगार पर है, तो ये इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, कंबाला जो खेल है ये कौन से राज्य में होता है? कंबाला, क्वेश्चन नंबर 6। कंबाला स्पोर्ट कौन से राज्य में होता है? बच्चों कंबाला इज अ रेस, किस चीज की रेस होती है? कंबाला में क्या होता है? कंबाला बड़ा चर्चित ये नाम है। कर्नाटका। बच्चों किसकी रेस लगाई जाती है? कंबाला इज अ एनिमल फीस्ट, यानी कि इसमें, यस वेरी गुड प्रज्ञा, किसका इसमें किसका दौड़ लगाया जाता है? बफलो का। बफलो का। हेलो विशाखा, है ना, यानी कि भैंस की दौड़ लगवाई जाती है, भैंसे की दौड़ लगवाई जाती है, तो उसी को कंबाला स्पॉट कहा जाता है। यस, रनिंग विद बुल, मतलब प्रॉपर बैलगाड़ी के साथ, प्रॉपर बैलगाड़ी के साथ, बैलगाड़ी भी नहीं होती वो, एक आदमी होता है भगाता चला जाता है उनको आगे की तरफ, तो दैट इज कंबाला रेस। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको बताना है तुंगा भद्रा, ये लास्ट ईयर कुछ ऐसा क्वेश्चन यूपीपीएससी में भी आया हुआ है। तुंगा भद्रा रिवर ये कौन से राज्य के पास थी? तुंगा भाद्रा, इस बार भी ये न्यूज में है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तुंगा भाद्रा रिवर विजयनगर चालुक्यास, वातापी के या बादामी के चालुक्यास या बहामनी? वेरी गुड, विजयनगर भैया। तुंगा भाद्रा हरिहर एंड बुक्का, याद आ गई, हरिहर एंड बुक्का, विजयनगर, यहाँ पर विजयनगर किंगडम की स्थापना हुई थी। तुंगा भाद्रा, तुंगा भाद्रा रिवर। नोट कर लिया गाइस, आगे चले। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, बायोलॉजी में एक टर्मिनोलॉजी आती है जूफाइट, आपको बताना है जूफाइट क्या चीज है। जूफाइट क्या चीज होती है? ऐसा पौधा जो जानवर जैसा लगता है, ऐसा जानवर जो पौधे जैसा लगता है, ऐसा पौधा जो जानवर पे उगता है, या ऐसा जानवर जो पौधे पे उगता है? जूफाइट बच्चों, जू का मतलब होता है पशु और फाइटा का मतलब होता है पौधा, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो जू फाइट क्या बनेगा आंसर? वेरी गुड, ऐसा जानवर जो पौधे की तरह दिखता है। बच्चों जूफाइट्स का एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ जूफाइट? एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो, समुद्री समुद्री कमल, सी लिली। बच्चों सी लिली जो होता है ना, ये फाइलम टीनोफोरा यानी कि जेलीफिश वाली फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, या आप यहाँ पे कोरल, मूंगे की चट्टान, देखने में पौधा है लेकिन है एनिमल, कोरल, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो? मूंगे की चट्टाने, ये आप नोट कर सकते हो, ये भी जूफाइटा वाली कैटेगरी में आता है। और उसके अलावा सी एनिमोन, सी एनिमोन बच्चों, ये तीन बड़े चर्चित एग्जाम्पल हैं, जूफाइटा की कैटेगरी में आते हैं। चलिए बच्चों, भारत में हाथी प्रोजेक्ट गज्जू कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट। बच्चों ये जितने भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट एलिफेंट,
एनवायरमेंट से रिलेटेड, ये बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन से साल में शुरू किया गया था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर्स। 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट। बच्चों सबसे पुराना प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट टाइगर। सबसे पुराना प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, सबसे पुराना। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है, जब आप किसी हार्ड ड्राइव पर हार्ड ड्राइव लगाते हो ना, अलग से ब्लूटूथ लगाते हो, बहुत कुछ लगाते हो, तो कई बार आप उसमें कोई फाइल ढूंढते हो, सर्च पे लगाते हो, तो बच्चों जितना टाइम फाइल खोजने में लगता है उस समय को क्या कहा जाता है? रेस्पॉन्स टाइम, एक्सेस टाइम, क्विक टाइम, या इनमें से कोई नहीं? हार्ड ड्राइव में जब आप किसी डेटा को खोजते हो बच्चों, उस समय को क्या कहा जाता है? रेस्पॉन्स टाइम, एक्सेस टाइम, क्विक टाइम, या इनमें से कोई नहीं? वेरी गुड, एक्सेस टाइम, बहुत बढ़िया, नाइस आंसर्स गाइस। असीम एंड प्रज्ञा एंड धर्मेंद्र, विशाखा, नेहा, बढ़िया आंसर्स। एक्सेस टाइम क्या कहा जाता है? एक्सेस टाइम्स। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है, लंदन में भारत की जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कौन सी जगह पर हुई थी? सेंट जेम्स पैलेस, किंग्सले पैलेस, बकिंगम पैलेस, या 10th डाउनिंग स्ट्रीट, लंदन? बताइए कहां पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11। धर्मेंद्र जी के जवाब हमारे पास आ गए हैं, और हम आशा करते हैं कि जो बच्चे अभी भी हमारी वीडियो पर जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, कहां पर हुआ था सेकंड गोल में सम्मेलन? यस वेरी गुड, सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। कहां पर हुआ था? सेंट जेम्स। बच्चों बकिंगम में तो महारानी विक्टोरिया रहती है, कोई मतलब ही नहीं था वहां पर होने का, ठीक है, सेंट जेम्स पैलेस। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों सबसे पहले भारत की संविधान सभा की जो बैठक थी कब हुई थी? यानी कि आजाद भारत की आजादी से ठीक पहले का एक मीटिंग हुआ था, संविधान सभा हुई थी, वो कब हुआ था? 3 जून, 6 जून, 9 दिसंबर, या 12 जून? क्वेश्चन नंबर 12। चलिए दीपू कुमारी जुड़ी है हमारे साथ। हेलो दीपू, बहुत बढ़िया आंसर्स, वेरी गुड, सभी के जवाब सही आ रहे हैं। 9 दिसंबर 1946 भारत की पहली संविधान सभा, द लास्ट हिस्टोरिक मोमेंट इन द ईयर ऑफ 1946। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, भारत में लोक प्रशासन के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आर डे विले, फ्रैंक गुडनाउ, वुड्रो विल्सन, या फ्रेडरिक्स? भारत में लोक प्रशासन के जनक किसे कहा जाता है? इंडियन या ओवरऑल? ओवरऑल, अगर ओवरऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें बच्चों, उनकी बहुत सारी थ्योरीज आई हैं। आप कभी यूपीएससी में अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हो ना, तो उसमें सिलेबस में आता है थ्योरीज, थ्योरीज एंड पॉलिसीज, तो उसके अंदर आपको पता चलता है कि फादर कौन है। वेरी गुड, चलिए फ्रेडरिक्स, नोट कर लीजिए बच्चों आंसर, फ्रेडरिक्स। अगला क्वेश्चन। बच्चों हमारे पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मोनाजाइट पत्थर कहाँ मिलता है? मोनाजाइट पत्थर से आपको थोरियम की प्राप्ति होती है, मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था। भारत के अंदर सबसे ज्यादा मोनाजाइट पत्थर कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश, केरला, ओडिशा, या तमिलनाडु? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों देखिए, वैसे इसका सही आंसर है केरला। आपको सबसे ज्यादा जो मोनाजाइट मिलता है वो केरला में मिलता है।
लेकिन आंध्र प्रदेश में थोड़ी सी ही कमी है, यानी कि दोनों 1 और 2 पे रहते हैं। हर साल जब एक्सट्रैक्शन होता है तो कई बार किसी का रेशियो ज्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, लेकिन पेपर में अगर कभी आए तो आपको आंसर देना है केरला। क्या आंसर देना है? केरला। नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश। नंबर 2 पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, बिल्कुल सर। नंबर 3 पर है तेलंगाना। तो ये टॉप 3 है जहां से सबसे ज्यादा आपको थोरियम की प्राप्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चा आपको बताना है फोर्ट विलियम्स जो कलकत्ता में है, कलकत्ता में है ना फोर्ट विलियम्स, वहां पे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जब जुडिशियल हुआ, मुकदमा लड़ा गया, कौन सा एक्ट वहां पे बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम्स कैलकाटा में है, बहुत पुरानी इमारत है, और इसको मोदी सरकार ने बोला था कि इसको रिजोनवेट कराया जाएगा, इसको की मरम्मत कराई जाएगी फोर्ट विलियम्स की। बच्चों वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी एक्ट को पास करा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, डुंडास बिल, चार्टर बिल, इंडियन काउंसिल एक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों, चोमू लुंगमा, चोमू लुंगमा कौन सी कंट्री में है? चोमू लुंगमा। वेरी गुड, तिब्बत। वेरी गुड प्रज्ञा, तिब्बत में है ये। एक्चुअली में ये बहुत, ये पड़ता है आपका वैसे नेपाल में, चौमू लंगमा जो है, हाँ तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत। और बच्चों तिब्बती लोग चोमू लुंगमा कहते हैं, जो बुद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं, बुद्ध धर्म के जो टीचर्स होते हैं ना, जो पढ़ाते हैं, यस, तो ये तिब्बत में लोकेटेड है चोमू लुंगमा। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट, हाँ क्या पूछ रहे हो विशाखा? तिब्बत आएगा। एक्चुअली चोमू लुंगमा जो है माउंट एवरेस्ट का ही दूसरा नाम है। तिब्बती लोग जो है ना, तिब्बती लोग इसको चोमू लुंगमा कहते हैं। और एक चोमू लुंगमा नाम जो है वो बुद्ध धर्म के जो टीचर्स होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। चोमू लुंगमा बुद्ध धर्म के जो टीचर्स होते हैं, जो बुद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं, उनको भी तिब्बती लोग चोमू लुंगमा कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट को भी वो अपना गुरु मानते हैं, वो उसको भी आउट ऑफ रेस्पेक्ट चोमू लुंगमा बोलते हैं। तो इसका आंसर है, वो हमारे टाइपिस्ट से लगाते रहते हैं गलत, ठीक है, तिब्बत। द राइट आंसर इज तिब्बत। चलिए अगला क्वेश्चन है। अरे तिब्बत, नहीं नहीं सुनो, चोमू लिंगमा है, माउंट एवरेस्ट वाला है ना, तो ये तो नेपाल में ही होगा। मैं तिब्बत की बात आपको बता रही थी। तिब्बत के जो लोग होते हैं, मैं ये बोल रही हूँ, हाँ कंफ्यूज मत करो। तिब्बत के जो लोग होते हैं वो इसको चोमुलुंगमा कहते हैं, तिब्बती लोग चोमुलुंगमा कहते हैं। और तिब्बत के अंदर जो बौद्ध अनुयायी उनके शिक्षक होते हैं, उनको भी चोमुलुंगमा बोला जाता है ना? हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना है, दो चीजें अलग अलग एक साथ जुड़ रही हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। चोमुलिंगमा सागर माथा, और नेपाल में क्या बोलते हैं इसको? सागर माथा बोलते हैं, ठीक है, लोकेटेड है नेपाल में। तिब्बती लोग इसको चोमुलुंगमा बोलते हैं। और तिब्बत में जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनको भी चोमुलुंगमा बोला जाता है। अब समझ आ गया? क्लियर हो गया? हाँ, चोमुलुंगमा क्लियर हो गया बच्चों? तो अब तो कोई डाउट नहीं है ना? चलिए ठीक है, ठीक है। अगला बच्चों, देवी चंद्रगुप्तम इस किताब के लेखक कौन है? देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्त, दंडी, भाड़वी और कालिदास।
देवी चंद्रगुप्तम। वेरी नाइस प्रज्ञा, बिल्कुल अच्छा आंसर विशाखा दत्त। और जिन बच्चों के आंसर गलत हो गए कोई बात नहीं, घबराए नहीं, चिड़े नहीं, किलसे नहीं कि अरे यार मेरे तो सारे क्वेश्चन गलत हो गए हैं। कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा तो एग्जाम में सही भी हो जाएगा। आगे बच्चों आपको बताना है कि हम एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा फार्म एक्सपोर्टर, मतलब कि यूएस के बाद कौन सा कंट्री है जहां से सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट होते हैं? फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 18। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया में कौन सा यूरोपियन देश कृषि आधारित मशीनरी का निर्यातक बन चुका है? डेनमार्क। बच्चों सही आंसर है नेदरलैंड्स, हालांकि ये भी जो है यूरोपियन कंट्री है, नेदर कंट्रीज में आता है। नेदरलैंड इज द राइट आंसर, प्लीज नोट करिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। बच्चों जब आप अपनी मसल्स का इस्तेमाल करते हो, अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हो, तो उसमें कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हो? मायोग्लोबिन, मायोसिन, म्यूसिन या इनमें से कोई नहीं? जब आप अपनी मसल्स का हाथ पैर हिलाते हो तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? चलिए मेरे पास जो आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का, नेहा बोल रही हैं, बी प्रज्ञा बोल रही हैं, बी मायोसिन। वेरी गुड बच्चों, मायोसिन आपके मसल प्रोटीन का नाम है। आपके मसल प्रोटीन जो होता है वहां पे दो तरीके का प्रोटीन होता है, मायोसिन और एक्टिन, और ये दोनों मिलकर आपकी मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करते हैं। आपकी मांसपेशियों में स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन, रिलैक्सेशन जो होता है वो मायोसिन और एक्टिन दोनों की मदद से होता है। तो बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। बच्चा आपको बताना है इनमें से प्रोटीन की बीमारियां कौन सी हैं प्रोटीन की कमी से? मैरिस्मस, क्वाशियोकर और कीटोसिस। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन कुपोषण रोग कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, मैरिस्मस और क्वाशियोकर ये दोनों ही प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज हैं, यानी कि सही ऑप्शन बनेगा 1 एंड 2। बच्चों कीटोसिस जो होता है ना, ये किडनी से संबंधित रोग होता है। इसमें आपकी जो मसल्स होती हैं कई बार अपने आप टूट टूट कर और झड़ने लगती हैं, और उसकी वजह से ब्लड में कीटोनोसिस यानी कि कीटोन बॉडी पाई जाती है। तो ये बिल्कुल अलग है, कीटोसिस इज रिलेटेड टू किडनी। और क्वाशियोकर और मैरिस्मस ये जो है दोनों ही प्रोटीन के डिसीजेस हैं। बिल्कुल अच्छा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यूपीपीएससी में आ चुका है ये। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको बताना है कि सबसे ज्यादा एटीपी क्या चीज आप खाओ, 1 ग्राम क्या चीज खाओ जिससे सबसे ज्यादा एटीपी आपको मिले? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज पदार्थ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मुझे ऐसे क्वेश्चन पर्सनली इसलिए पसंद होते हैं क्योंकि इसमें जो है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। अब एटीपी का मतलब अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, अगर एटीपी का मतलब पता है तो फौरन आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। सबसे ज्यादा एटीपी 1 ग्राम क्या खाने से मिलेगा? एटीपी का मतलब क्या है? हेलो प्रियंका। बच्चों एटीपी का मतलब क्या है? हेलो संदीप, नमस्कार। एटीपी का मतलब होता है ऊर्जा।
एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन से आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी कि कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी कि वसा से मिलेगी? तो बच्चों इसका सही आंसर है वसा, यानी कि फैट। बच्चों 1 ग्राम वसा से ज्यादा तुमको एनर्जी मिलेगी या प्रोटीन से मिलेगी? दोनों ही आंसर गलत है, ए और बी दोनों ही गलत है। सी इज द राइट आंसर। 1 ग्राम घी खाओगे कि 1 ग्राम ग्लूकोज खाओगे, ऊर्जा किससे ज्यादा मिलेगी? वसा से मिलेगी। और अगर क्वेश्चन ये होता कि सबसे जल्दी किससे मिलेगी, सबसे जल्दी, तब आपका आंसर होता कार्बोहाइड्रेट। अगर वो पूछता तुरंत ऊर्जा चाहिए, 1 मिनट के अंदर ऊर्जा चाहिए, तो क्या क्या होता फिर उसका आंसर? फिर उसका आंसर होता कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, समझ आ गई बात? क्वेश्चन पकड़ना है आपको, क्वेश्चन पकड़ने में गलती होगी तो आंसर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चा आपको बताना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ट्रेडिंग करा चाइना के साथ, तो उस समय एक चार्टर एक्ट को हटा दिया गया था। कौन सी चार्टर एक्ट थी? उस चार्टर एक्ट ने चीन के साथ व्यापार करने को ही खत्म कर दिया था कि भाई अब चीन ये कहता केवल उसी के साथ व्यापार करना है, तो वो खत्म हो गया था। 1793, 1813, 1833, 1853। चाइना के साथ 1833 में मोनोपोली बच्चों खत्म कर दी गई थी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चाइना तो दुनिया भर में छाया हुआ है और चाइना और व्यापार का संबंध पुराना है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो लवलीश, नमस्कार जी। चलिए, और जो बच्चे अभी अभी आए वीडियो पे, भाई लाइक शेयर कर दिया करो। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? 42nd अमेंडमेंट था, किस वर्ष शामिल किया गया था बताइए? 70, 72, 75, 76? बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र था ही नहीं। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर्स। असीम, संदीप, प्रज्ञा 76, 1976। वेरी गुड नेहा एंड लवलेश, बहुत अच्छे आंसर सभी के। कौन सा अमेंडमेंट था ये कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? बताइए कौन सा अमेंडमेंट था बच्चों, कौन सा संशोधन था ये? कौन से नंबर का था? 40, 41, 42? 42, यस, वेरी गुड। कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd अमेंडमेंट। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, ट्रीटी ऑफ अनुसूयन, असुंशन, ट्रीटी ऑफ असुंशन, आपने नाम पढ़ा होगा बच्चों, ये किसके साथ हुई थी? मर्कोसुर, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, G77 और ब्रिक्स? ट्रीटी ऑफ असुंशन। बताइए बच्चों, ट्रीटी ऑफ असुंशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, चलिए मेरे पास आंसर तो आ रहे हैं, लेकिन गड़बड़ आंसर आ गए। तो भाई मर्कोसुर, ये ट्रीटी जो है ये 26 मार्च, अगर पूरा डेट याद नहीं रहता, 1991 ट्रीटी ऑफ असंशन के नाम से जानी जाती है बच्चों। ये ट्रीटी हुआ था अर्जेंटीना, मर्कोसुर में क्या क्या आता है? अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील, है ना, ये सारे जो है इन्होंने एक ट्रीटी करा था मर्कोसुर के नाम से, जिसमें इन्होंने बोला था कि हम एक कॉमन मार्केट बनाएंगे और उसी मार्केट के अंदर हम लोग ट्रेड करेंगे। तो बच्चों ये ट्रेडिंग ट्रीटी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं सुना है तो नोट कर लीजिए। कौन कौन सी कंट्रीज थी ये? अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे।
ठीक है, कॉमन मार्केट बनाने के लिए, ताकि आपस में कंपटीशन ना हो और सबका व्यापार चले और सबका फायदा हो। तो ये ट्रीटी उस समय बनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, 2016 में इसरो ने एक हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। आपको बताना है उस प्रोग्राम का नाम क्या है। अब ये मत पूछना मैम 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि गगनयान अभी इस समय चर्चा में है, इसरो चर्चा में है, तो भैया कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल, हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, गगन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, मंगल मिशन यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों द राइट आंसर इज, नोट कर लीजिए, हाइपरसोनिक। बच्चों हाइपरसोनिक का मतलब होता है जब आप स्पीड ऑफ लाइट से 5 गुना तेजी से उड़ते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरसोनिक, 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। समझे, पता है ना, सोनिक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड यानी कि 5 मैक। जब आप 1 गुना से उड़ते हो तो उसको बोला जाता है मैक। तो बच्चों स्पीड ऑफ साउंड जब 5 मैक से ज्यादा हो जाती है उसको हाइपरसोनिक बोला जाता है। तो ऐसे विमान जो हाइपरसोनिक गति से उड़ते हैं उसके लिए इसरो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट, उसका एक व्हीकल उन्होंने लॉन्च करा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको बताना है टीबी के लिए कौन से साइंटिस्ट ने काम करा था। मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपको करवाया था अपनी प्लस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 26, धर्मेंद्र जी हमें आंसर्स लगातार दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। हेलो ब्रिजमोहन जी, नमस्कार, राधे राधे। बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, धर्मेंद्र जी के आंसर्स लेट आ रहे हैं। वेरी गुड संदीप, बहुत बढ़िया आंसर्स। और बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। रॉबर्ट कोच, और मैंने आपसे बोला भी था कि इन्होंने सबसे पहले टीबी का वैक्सीन यानी कि दवाई ट्यूबरक्यूलिन नाम से इन्होंने वैक्सीन बनाया था। और बच्चों ट्यूबरक्लोसिस को कोच डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। हेलो आरिफ हुसैन जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनअकैडमी पर। बहुत बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको बताना है कि मिट्टी का अगर बहुत भारी वर्षा होती है तो उससे मिट्टी पे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, लगातार वर्षा हो रही है, उससे मिट्टी पे क्या फर्क पड़ेगा, बताइए। मिट्टी की अम्लता कम हो जाएगी और प्रजनन क्षमता भी कम हो जाएगी, उसकी क्षारता बढ़ जाएगी और प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी, उसकी क्षारता भी घट जाएगी, एल्कलिटी घट जाएगी, प्रजनन क्षमता भी घट जाएगी। और यानी कि प्रजनन माने उत्पादन क्षमता, यानी कि बीज डाल के उगने की क्षमता, और फर्टिलिटी कम हो जाएगी। बताइए हैवी रेनफॉल का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए नेहा का आंसर आ गया है ए। और कोई आंसर, और कोई आंसर्स। सी, प्रज्ञा बोल रही है ए, आर्य बोल रहे हैं बी, और सभी गड़बड़ हो गए। बच्चों देखिए मिट्टी का जो पीएच होता है, सॉइल पीएच, हैवी रेनफॉल से क्या होगा। हैवी रेनफॉल का मिट्टी के पीएच पर कोई प्रभाव नहीं होता है, बल्कि मिट्टी की जो टॉप लेयर है, जो सबसे उपजाऊ लेयर होती है बच्चों, वो निकल जाती है, बह जाती है, मिट्टी का कटान हो जाता है। और इसी वजह से उसकी जो प्रजनन क्षमता है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, वो बच्चों खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है ना। क्योंकि सारा जो ऊपर का टॉप सॉइल होता है जिसमें सारा मिनरल भरा होता है, वो सारा मिनरल अपने आप ही बाहर बह जाता है। तो इसका आंसर बनेगा डी। चलिए सभी का गड़बड़ हो गया आंसर, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, उज्बेकिस्तान के साथ कौन सी कंट्री का बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। रशिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ कौन से बॉर्डर नहीं लगा हुआ है।
चलिए मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं, रशिया, वेरी गुड बच्चों। उज्बेकिस्तान का बॉर्डर रशिया के साथ डायरेक्टली नहीं लगा हुआ है, वेरी गुड। यस, बाकी सबके बॉर्डर लगे हुए हैं, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब सेंट्रल एशिया के अंदर आते हैं सबके सब। केवल रशिया जो है वो उसका बाइफर्केशन अलग हो गया है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मूर्ति देवी पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? मूर्ति देवी अवार्ड। चलिए मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, लिटरेचर, वेरी गुड प्रज्ञा, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत शानदार आंसर्स। बच्चों साहित्य में दिया जाता है मूर्ति देवी अवार्ड, मूर्ति देवी अवार्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको बताना है, हमारे देश में बहुत बार फिनेंशियल यानी कि वित्तीय क्षेत्रों के सुधारों के लिए बहुत सारे एजेंडास बने, लेकिन बच्चों इनमें से कौन सा एजेंडा कभी नहीं बना? बताएं। कि सभी नागरिकों को आसानी से ऋण दे दीजिए, या ब्याज दर को कम होना चाहिए, या रेगुलेटरी वित्तीय का रेगुलेटरी ढांचा बना होना चाहिए, या जब आप किसी के साथ ट्रेडिंग करते हो तो डिस्क्लोजर मानदंडों को सुदृढ़ बनाना चाहिए, मतलब देयर शुड नॉट बी अ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। कौन सा कभी बच्चों कोई कमेटी नहीं बनी इसके लिए, कभी कौन सा, कभी भी इनमें से कौन से के ऊपर बात ही नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम एंड आंसर मी द क्वेश्चन। बच्चों बिल्कुल सरल सा था, कभी भी सरकार नहीं चाहती कि फालतू में कोई ऋण ले, है ना। एक तो सब्सिडी भी दे, ऊपर से ऋण भी दे, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ भारत के अंदर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, क्रेडिट और सब्सिडी दोनों एक साथ देने की कभी भी बात भारत में नहीं हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अच्छा आपको बताना है, गुरिल्ला, आपने गुरिल्ला वॉर के बारे में सुना होगा। हमारे इंडिया में कौन सी फोर्स है जो गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती है? गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल कौन करता है? इंडियन होम गार्ड, विशेष सुरक्षा समूह, सशस्त्र सीमा बल और सीआरपीएफ। गुरिल्ला टैक्टिक, गुरिल्ला युद्ध हमें शिवाजी ने लड़ना सिखाया था सबसे पहले। शिवाजी ने गुरिल्ला टैक्टिक्स, पुराने जमाने की अगर बात करें, वेरी गुड। चलिए सशस्त्र सीमा बल, बच्चों गुरिल्ला रणनीति, अर्धसैनिक बल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आता है एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। इन लोगों को ये कहा जाता है कि भाई क्योंकि बॉर्डर पर, है ना, बॉर्डर पर आपको किसी भी तरीके से बचना है, और जहां पे माओवादी और नक्सलवादियों का इलाका है वहां तो खास तौर पर आपको गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, 9वीं शताब्दी में आपके एक डायनेस्टी थी राष्ट्रकूटा, तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने 9 टेम्पल बनाए थे एक साथ, जिनको कहा गया था नवलिंग टेम्पल। आपको बताना था कि ये कौन से राज्य में ये टेम्पल्स बनाए गए? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र। बच्चों राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की बात हो गई, राष्ट्रकूट कहाँ की डायनेस्टी थी ये बताएं? 9वीं शताब्दी में बनाए इन्होंने 9 टेम्पल एक साथ, और किसने बनाए थे? अमोघ वर्षा ने। कर्नाटका, बच्चों द राइट आंसर इज कर्नाटका। नवलिंग टेम्पल इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। कौन सी शैली में बनाए गए हैं ये टेम्पल? द्रविडियन शैली में बनाए गए हैं, मिक्स द्रविडियन, दैट इज नॉट प्रॉपर द्रविडियन, मिक्स द्रविडियन स्टाइल में इनको बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ने हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में कुछ बातों को बैन करा है। आपको बताना है कौन कौन सी बातों को बैन किया गया है। मोर की हत्या करना, मोर के पंखों को अपने देश में ही बेचना, उनका व्यापार करना,
या उनका निर्यात करना, एक्सपोर्ट। बच्चों क्या चीज बैन है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972? चलिए, मोर को मारना और घरेलू व्यापार करना। और कोई आंसर्स गाइस क्वेश्चन नंबर 33? चलिए मैं बताती हूँ आपको बच्चों 1 एंड 3। बच्चों मोरपंखी तो लोग बेचते घूमते ही हैं। वेरी गुड विशाखा एंड प्रज्ञा। आपने देखा नहीं, वृंदावन चले जाइए इन दिनों में मोरपंखी बरसात में मोर पंख झाड़ते हैं। तो हम अपने घरों के लिए, पूजा के मंदिर के लिए भी मोर के पंख को खरीद कर लाते हैं। तो अपने देश में व्यापार करने का कोई वो नहीं है, अपने देश में डोमेस्टिक ट्रेडिंग करिए, लेकिन आप मोरों को आप देश के बाहर नहीं भेज सकते। तो 1 एंड 3 एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड गाइस। डोमेस्टिक व्यापार कर सकते हैं, आप मार्केट में बेच सकते हैं, है ना, आप दूसरे स्टेट में बेच सकते हैं। राजस्थान में खूब बिकते हैं, मथुरा में खूब बिकते हैं मोरपंखी, है ना, लेकिन आप देश के बाहर नहीं बेच सकते। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन सी जयंती में औजारों की पूजा की जाती है? महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती, विश्वकर्मा जयंती, परशुराम जयंती और प्रजापति जयंती। चलिए बड़ी तेजी के साथ जवाब आया है संदीप का, विश्वकर्मा जयंती। यस वेरी गुड। बच्चों विश्वकर्मा जयंती के ऊपर जितने भी घर में दशहरा जैसे औजारों की पूजा होती है, मशीनों की पूजा होती है ना, और जो भी जिस तरीके का लोहे का काम है, लोहे की मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, तो विश्वकर्मा पूजा किया जाता है। तो बिल्कुल सही उत्तर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा खारा वेटलैंड सिस्टम कहां पर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। भारत का सबसे बड़ा इनलैंड, इनलैंड मतलब जो अंदर अपने ही, आउट बाहर नहीं है, अपने अंदर ही, मतलब जिसका फ्लो अंदर की तरफ है, इनलैंड सैलाइन वेटलैंड सिस्टम कहां पर है? गुजरात, राजस्थान, ओडिशा या आंध्र प्रदेश? वेरी गुड प्रज्ञा, राजस्थान इज द राइट आंसर गाइस। कौन सा है राजस्थान में, क्या नाम है बताओ, क्या नाम है राजस्थान में? रण कच्छ। हेलो सुमित राज, रण ऑफ कच्छ। कच्छ बच्चों, कच्छ का जो रण है इनलैंड वो सैलाइन वेटलैंड सिस्टम है, ये सबसे बड़ा रण ऑफ कच्छ। रण, रण कहा जाता है इसको, यहीं पर लोकेटेड है। और एक झील भी है खारे पानी की, जिसको कि ताजे पानी की जा क्या बोला जाता है, सांबर। सांबर वो झील है। और यहाँ पे पूछ रहा है पूरा वेटलैंड सिस्टम, तो रण ऑफ कच्छ में पड़ता है पूरा ये। बहुत बढ़िया आंसर, वेरी नाइस। हेलो मिस्टर शनि सिंह, नमस्कार जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एन अकेडमी। जो बच्चे आज पहली बार आए वीडियो पर लाइक जरूर करेंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, बच्चे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। जब भारत में यूनानी, कुषाण और शक आए, तो बच्चों उन्होंने हिंदू धर्म की जगह बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया? उन्होंने हिंदू धर्म की जगह बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? क्योंकि बच्चों उस समय बुद्धिज्म बहुत ज्यादा। हेलो नजाकत, नमस्कार। गौतम ब्राह्मण जी नमस्कार। बच्चों क्योंकि बुद्ध उस समय बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, फैशन में था, है ना, और या उस समय बुद्धिज्म ने शांति को हमेशा, बुद्ध जो बौद्धिज्म करते हैं वो हमेशा ये कहते हैं यार शांति बनाए रखें। हिंदूज में बच्चों कास्ट सिस्टम था, तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा यार, हर बात पे लोग जाति के ऊपर लोगों को बांटते हैं। और बुद्धिज्म को अपनाना आसान था, मतलब बुद्धिज्म के जो कायदे कानून थे ज्यादा आसान थे।
उस समय बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस था। चलिए, गौतम जी ने जवाब दिया और बच्चों इसका सही जवाब है डी। बच्चों एक्चुअली में इंडियन सोसाइटी में उस समय बुद्धिज्म को अपनाना बहुत आसान था। बस बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में चले जाएं, है ना, दीक्षा ले लें और जो उनके सूत्र थे, 8 सूत्र जो थे बुद्धिज्म के, उसका पालन करें। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नहीं करना है, ये नहीं खाना, तो मतलब काफी आसान था। जबकि हिंदू में आने में जनेऊ धारण करना पड़ता था, है ना, चोटी रखनी पड़ती थी, संस्कृत को पढ़ना पड़ता, है ना, बहुत ज्यादा व्रत, कायदे, कानून और बच्चों बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हिंदुइज्म को, सनातन धर्म को उस समय बहुत टिपिकल बना दिया था। तो इतना करना, और मतलब 4 बजे ये करना है, फिर संध्या पूजा करना है, फिर भोग पूजा करना है, मतलब काफी ज्यादा, कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी। तो इस वजह से हिंदुइज्म में जाना उन लोगों को आसान नहीं लगा, उनको आसान लगा बुद्धिज्म में जाना। और हाँ, बिल्कुल सेकंड रीजन ये भी है कि उस समय बुद्धिज्म बहुत ज्यादा उठान पर था, फैशन में था, उस समय इन्फ्लुएंसर था वो। लेकिन उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस भी क्यों हुआ? इसी वजह से हुआ कि बुद्धिज्म को अपनाना आसान था और बुद्धिज्म को फॉलो करना भी आसान था। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि लुंगी पहनना है या जनेऊ धारण करना है या चोटी रखनी है या संस्कृत पढ़नी है, ऐसा कोई नियम कानून बुद्धिज्म में नहीं था। बहुत बढ़िया जवाब आए आप सभी के, बहुत अच्छा, शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चा आपको बताना है इनमें से कौन सा गवर्नमेंट स्कीम ऐसा है जिसमें समायोजन की बात नहीं हुई है, लोगों से वित्तीय समावेशन की बात नहीं हुई है, फिनेंशियल इंक्लूजन। प्रधानमंत्री जनधन योजना, भारत फिनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन, BSBDA और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। हाँ, पुष्यमित्र शुंग, हिंदुइज्म को उस समय उन्होंने उसकी कगार पकड़ी कि भाई हिंदुइज्म को लोग छोड़ रहे हैं, सनातन धर्म को लोग पीछे हट रहे हैं, तो उन्होंने बागडोर संभाली थी। बिल्कुल सही गौतम जी। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 के? भारत फिनेंशियल इंक्लूजन, बच्चों ये कुछ है ही नहीं, ये कोई योजना ही नहीं है, ये कोई भारत फिनेंशियल कोई योजना ही नहीं है, ये फर्जी नाम है। हेलो अनीशा तिवारी जी, नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों ये बिल्कुल भी कोई पार्ट नहीं है गवर्नमेंट का, बिल्कुल फर्जी नाम है ये। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। बच्चों आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नाटक एक लिखा गया जिसमें यवण जो लोग थे, यवण जो कुल था, सिंधु नदी पर उनकी हार को वासुमित्र के द्वारा हरा दिया गया था। बच्चों ये कौन से प्राचीन लेख में लिखा हुआ है? रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमा उर्वशीयम या दास कुमार चरित? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। यवनों की हार के बारे में बताया गया है सिंधु नदी के तट पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रही हूं आपसे। यस, नजाकत इज एब्सोल्युटली राइट, प्रज्ञा इज एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड गाइस। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम वैसे तो एक प्रेम कहानी के रूप में बड़ी चर्चित है कि मालविका और अग्निमित्रम एक राजकुमारी थी, एक साधारण थे, मालविका जो थी, और उन दोनों की चित्र कथा को, प्रेम कथा को, इसी के दौरान एक युद्ध का वर्णन आता है इसके अंदर। तो वही युद्ध वसुमित्र के द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था और हरा दिया गया था यवनों को। तो बच्चों ये उसी नाटक का ही एक पार्ट है, मालविका अग्निमित्रम। बहुत बढ़िया। किसके द्वारा लिखा गया था मालविका अग्निमित्रम? इसके रचयिता कौन है बच्चों? रचयिता कौन है इसके, बताइए। कालिदास है, कोई और है? मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है, नाटक के रचयिता? आपको पता है क्वेश्चन 25 लाख पर आया था एक बार केबीसी में, मालविका अग्निमित्रम के ऊपर। यस, वेरी गुड, कालिदास। किसने लिखा है ये? कालिदास ने, बिल्कुल सही, कालिदास इसके लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों एक नाम जरा ध्यान से पढ़े, माई डियर कुट्टी चंटन, माई डियर कुट्टी चंटन, ये इसके बाद कौन सी बात गलत है? सही है, ये पहली मलयालम मूवी है भारत की, ये इंडिया की पहली 3D मूवी है, ये भारत की पहली कलर मूवी बनी थी,
या ये पहली मूवी थी जिसे 70 mm पे बनाया गया था? माई डियर कुट्टी चंटन। चलिए, मेरे पास आंसर सी आ रहा है संदीप का, बहुत सही आंसर दे रहे हैं। बी बी द राइट आंसर इज प्रज्ञा, बिल्कुल सही। बच्चों, ये भारत की पहली 3D मूवी थी, 1984 में आई थी ये। और मलयालम मूवी थी, इससे पहले भी मलयालम मूवी बहुत बनी है। नहीं नहीं, पहली मूवी नहीं थी। नहीं, पहली मूवी नहीं थी। इट वॉज नॉट द फर्स्ट मलयालम मूवी। मलयालम तो थी, लेकिन पहली 3D मूवी थी जो केरला में रिलीज हुआ था। पहला इंडियन मूवी था जिसको 3D फॉर्मेट में रिलीज किया गया था। माई डियर कुट्टी चंटन, बच्चों की, दो बच्चों की कहानी है ये। दो तीन बच्चे, मतलब एक फैमिली फ्रेंड्स टाइप कहानी है ये कुट्टी चंटन। मलयालम भाषा में बच्चों रिलीज हुई थी ये। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट आता है। बच्चों, रबर बोर्ड भारत में उसका ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस? रबर बोर्ड कौन सी सिटी में है रबर बोर्ड? कोझिकोडे, कासागोड़े, कोट्टयम और कन्नूर। बच्चों, रबर बोर्ड का ऑफिस भारत में कहां पर है? वेरी गुड, कोट्टयम। कोट्टयम कहां पे पड़ता है? कोट्टयम शहर कहां पर पड़ता है भाई? कौन से स्टेट में है कोट्टयम? कोट्टयम, यस इट इज इन केरला, बिल्कुल सही। कोट्टयम कहां पड़ता है? केरला में। अगला क्वेश्चन। बच्चों, एक सब्जी का नाम है, एक फल का नाम है, जट्रोफा। जट्रोफा का नाम आपने सुना होगा। और बच्चों, इससे तेल निकलता है। अभी जट्रोफा के ऊपर 2 साल पहले बहुत न्यूज आया था। ये इस तेल को लेकिन आप खा नहीं सकते, ये खाना नहीं, खा नहीं पाएंगे आप। एक बड़ा बड़ा गंदा तेल होता है वैसे तो बच्चों, इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट ने बोला कि बायोफ्यूल बनाने के लिए किया जाएगा। जैसे पेट्रोल की, डीजल की जगह बायोडीजल का जब जिक्र आया था तो जट्रोफा का नाम आया था। अब बच्चों, आपको ये बताना है कि ओरिजिनली ये पौधा कहाँ का है। आपको पता है बच्चों, जहां पे जट्रोफा होता है ना वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम खींच लेता है जट्रोफा। और इसका इस्तेमाल हमने कहाँ करा था? बायोडीजल बनाने में। जट्रोफा कर्कस, जट्रोफा कर्कस। सेंट्रल अमेरिका, वेरी गुड प्रज्ञा। ये मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और और बेसिकली यही का है। ओरिजिनली कहाँ का है बच्चों? लाल कलर के फूल आते हैं, इस पे छोटे छोटे लाल फूल आते हैं। जट्रोफा पे सफेद फूल भी आते हैं। और भारत में इसका इस्तेमाल बायोडीजल बनाने के लिए किया गया। नोट करिए इसको, इंपॉर्टेंट है ये। बच्चों, भारत के अंदर बायोडीजल जब लॉन्च किया गया था, बायोफ्यूल, हाँ बेसिकली डीजल के ऊपर, तो जट्रोफा की खेती की बात चली थी। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन आता है। बच्चों, आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक स्टेटमेंट मैं आपको दे रही हूँ, ये न्यूज़पेपर में आया था। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब अंतिम समय के ऋणदाता के रूप में काम करता है। तो बच्चों, आरबीआई के बारे में कौन सी बात सत्य है, बताइए? आरबीआई सभी बैंकों की मांगों को पूरा करता है। आरबीआई मुश्किल समय में सभी बैंकों की जो है मांगों को, उचित मांगों को, एक होती है मांग, एक होती है उचित मांग, कि भाई क्या चीज होनी चाहिए। आरबीआई बच्चों राज्य सरकार का ऋणदाता है। और आरबीआई सभी बैंकों और राज्यों में सरकारों को भी ऋण देता है। बताइए कौन सी बात सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पकड़ने वाला क्वेश्चन है।
मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं ए और बी आ रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड प्रज्ञा एंड विशाखा। कोई बात नहीं बच्चों, आंसर गलत हो रहा है, हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे वीडियो पर आ गए हैं, लेकिन प्लीज जब भी जाएं वीडियो को लाइक जरूर देकर जाएं क्लास के बाद। तो बच्चों, आरबीआई मुश्किल समय में अपने सभी वाणिज्यिक बैंकों की उचित मांगों को पूरा करता है। देखो दोनों बातें बिल्कुल अलग थी, ऑल द डिमांड और रीजनेबल डिमांड, है ना। तो इन दोनों बातों में फर्क है। वेरी गुड अनीशा एंड संदीप। द राइट आंसर इज बी एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इसको चाहें तो आप वन लाइनर की तरह अपने पास नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान निवास कहां पर है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान। वेरी गुड गौतम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप ही का जवाब सही है, अरुणाचल प्रदेश। एब्सोल्युटली राइट, तमांग में है, बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा जी, नोट करिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, दिल्ली दरबार में 1911 में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया था, आपको बताना है। सारे किए गए थे कि वो सिवाय एक के, कौन सा अनाउंसमेंट नहीं हुआ था दिल्ली दरबार में? कि कलकत्ता से दिल्ली को कैपिटल ले आया जाए, बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, बिहार उड़ीसा छोटा नागपुर को बंगाल से अलग किया जाए, या इंडियंस को अलग अलग विधान परिषदों के लिए उनका चुनाव किया जाए। कौन सा अनाउंसमेंट नहीं हुआ था? चलिए बच्चे बोल रहे हैं सी, प्रज्ञा संदीप सी बोल रहे हैं, विशाखा सी। और सभी गलत हो गए, ई का हुआ। बच्चों ये सब कुछ हुआ था, सारा डिस्कशन हुआ था, बस इलेक्शन वाली बात नहीं हुई थी। इलेक्शन वाली बात नहीं हुई थी, सब कुछ हुआ था 1911 में, और इलेक्शन वाला बात नहीं हुआ था कि अलग अलग विधान परिषदों के लिए भारतीयों का चुनाव जाना चाहिए। बच्चों वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पार्ट था, वो दिल्ली दरबार अनाउंसमेंट का पार्ट नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। आज का अंतिम क्वेश्चन मैं लगाने जा रही हूँ, एक ई तो खेला हो गया। चलो बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, जल्दी से बताएं मुझे। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ये किसके बारे में रिपोर्ट है? प्रदूषकों के बारे में, कि आप जितना प्रदूषण फैलाएंगे उतना पैसा आपको भरना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास, समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ, या कैरिंग कैपेसिटी। बच्चों ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का टॉपिक है, और ये यूपीपीएससी और यूपीएससी लेवल पर आ जाता है। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, वेरी गुड संदीप, बहुत बढ़िया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बच्चों हम जो 17 एसडीजी गोल्स की बात करते हैं वो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट के बाद ही बनाया गया था। वेरी गुड गौतम, वेरी गुड विशाखा, अनीशा और गौतम, बहुत बढ़िया। यस, ब्रंटलैंड रिपोर्ट के बाद ही आज की डेट में जो 17 एसडीजी गोल्स की बात होती है कि भाई भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य करके 17 गोल्स पे सब लोग काम कर रहे हैं, तो वो वहीं से उसका जो ओरिजिन हुआ है वो इसी रिपोर्ट के बाद हुआ है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ज्वाइन करा। प्लीज कल से समय से ज्वाइन करें क्लास को, 9 बजे लाइव आ जाऊंगी, 9:05 पर, और 7 बजे इकोनॉमी और सुबह 11 बजे साइंस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड ज्वाइनिंग दिस सेशन। लव यू ऑल गाइज, अपना ध्यान रखें, वीडियो को जरूर जाते वक्त लाइक जरूर देकर जाएं और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपका क्लास मिस ना हो। कल फिर मिलती हूँ नई क्लासेस के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और क्या, आज 45 क्वेश्चन हो गए, आज मजा आ गया, कल 50 करवाऊंगी पूरे, बस आपको बने रहना है। थैंक यू सो मच गाइज, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।
बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ कराती हूँ सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, कॉन्ट्रा फंड्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रा फंड्स क्या होते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जो बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, लेकिन अल्प अवधि में आपको फायदा नहीं देंगे। शॉर्ट रन में काम करेंगे, लॉन्ग रन में फायदा नहीं देंगे। ये गारंटीड रिटर्न वाले फंड्स होते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट की तरह, और ये केवल कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स पर ही काम करते हैं। सो व्हाट इज कॉन्ट्रा फंड्स? बच्चों ये क्वेश्चंस आपको आरओ यूपीपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आपको 100% फायदा मिलेगा इन क्वेश्चंस को करने का, आपका नॉलेज चेक होगा। चलिए मैं इसका सही आंसर बताती हूँ बच्चों। कॉन्ट्रा फंड्स जो होते हैं आपके, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स की भाषा में लंब यानी कि दीर्घ अवधि के लिए फंड्स होते हैं। आप लंबे समय के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। हेलो नेहा, नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप बच्चों लंबे समय के लिए जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, है ना, तो वो आपके कॉन्ट्रा फंड्स के अंदर आते हैं। बच्चों क्या आप मुझे इसका एग्जाम्पल बता सकते हो? कॉन्ट्रा फंड्स का एग्जाम्पल बता सकते हो आप? बच्चों कॉन्ट्रा फंड्स का जो एग्जांपल है, आप किसी भी जो कंपनी ऑफर करती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफर करती है, एसआईपी, वेरी गुड। इसके अलावा बच्चों जैसे यूटीआई है, यूटीआई आपको कॉन्ट्रा फंड्स, ये कॉन्ट्रा फंड्स के नाम से ही आता है, ठीक है। उसके अलावा आईएनजी हो गया, रेलीगेयर हो गया, कोटक हो गया। तो बच्चों ये हमारे इंडिया के अंदर कुछ कॉन्ट्रा फंड्स है जो काफी लंबे समय के लिए, बिल्कुल एसआईपी भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, यूर एब्सोल्युटली राइट। एसबीआई भी देता है इसका ऑफर आपको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, इनमें से कौन सी संस्था है जो वित्तीय नियामक यानी कि रेगुलेटर की तरह काम करती है? बताइए। IRDAI, PFRDA, सेबी, AMFI और RBI। बच्चों फाइनेंशियल रेगुलेटर की तरह कौन सी संस्था कार्य करती है? और बच्चों आज हमारा प्लस का क्लास 10:30 बजे लगा हुआ है, तो आप 10:30 बजे मुझसे जरूर आज प्लस क्लास में ज्वाइन करेंगे। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। बताइए बच्चों फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कौन सा है? चलिए सेबी है, नीचे बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, तो सेबी आएगा नंबर 3, IRD आएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड आएगा, और क्या क्या आएगा? ओनली 1 2 3 एंड 5 बच्चों, यानी कि IDR है, PFRD है, पेंशन है ना, फंड्स रेगुलेटरी इंडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, के अलावा सेबी आ गया और आरबीआई आएगा। बच्चों जो एमफी है आपका, ये फाइनेंशियल रेगुलेटर में नहीं आता है, में नहीं आता है। नोट करें, नोट करें बच्चों। मैंने आपसे बोला था कि इकोनॉमी जो है बच्चों, एम5 का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इसका फुल फॉर्म आप नोट करें, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो म्यूचुअल फंड्स का फाइनेंशियल रेगुलेटर से कोई मतलब नहीं है, तो ये बिल्कुल अलग हो गया। सो द राइट आंसर इज 1 2 3 एंड 5। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपने एक डिक्लेरेशन का नाम सुना होगा, बिशेक, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, इस तरह की बहुत सारी इस तरह की डिक्लेरेशन है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। आपको बताना है बिशेक डिक्लेरेशन में कौन सी प्रजाति को बचाने का निर्णय किया गया था? जाइंट पांडा, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, हॉक्सबिल कछुआ, या वेल्स एंड डॉल्फिन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बिश्केक डिक्लेरेशन में कौन से जानवर को, कौन सी स्पीशीज को बचाने के लिए बिश्केक डिक्लेरेशन? बच्चों ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है इस बार, तो इंपॉर्टेंट में आ जाता है भाई, और मेरे पास आंसर आ रहा है। वेरी गुड वर्षा, बहुत बढ़िया। हिम तेंदुआ। बच्चों भारत में जो है हिम तेंदुए का प्रोजेक्ट चल रहा है, बिश्केक इज बेसिकली रिलेटेड टू सेंट्रल एशिया। तो स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट चलता है भारत के अंदर, क्योंकि बिल्कुल एंडेंजर्ड स्पीशीज है ये, और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी गुड वर्षा, बहुत अच्छा आंसर आपका, वेरी नाइस। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको बताना है कैटालोना क्राइसिस। कैटालोना क्राइसिस ये अभी न्यूज में था, ये कौन सी कंट्री से जुड़ा हुआ है ये शब्द? कैटालोना क्राइसिस।
वेरी गुड वर्षा, बहुत बढ़िया बच्चों। कैटालोना क्राइसिस जो था, ये अंतरिम सरकार और जो गवर्नमेंटल सरकार थी स्पेन की, उससे रिलेटेड है। वेरी गुड आलोक जी, हेलो अनुज सैनी, नमस्कार। और बिल्कुल सही जवाब है स्पेन, कैटलन। बच्चों ये 2018 17-18 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बड़ा मशहूर हुआ था। और सरकार और अंतरिम सरकार, जो पहले प्रेसिडेंट थे यहाँ के, उनके बीच में बच्चों ये कुछ इंटरनल डिस्प्यूट हुआ था, जिसको कैटालोना क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको बताना है कि मानव में जो हाइंड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन है ना, यानी कि पिछला दिमाग, हाइंड ब्रेन। हमारे ब्रेन में 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिडल ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस और बेसल गैंग्लिया। बच्चों हाइंड ब्रेन का पार्ट कौन सा नहीं है? हो सकता है पेपर में आपको हाइंड ब्रेन की जगह हाइंड ब्रेन ही लिख दे, पश्व दिमाग ना लिखे, इसको हिंदी में कहते हैं पिछला दिमाग, पीछे का दिमाग। स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस और बेसल गैंग्लिया। चलिए मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं, वर्षा और शिवकांत, शिवकांत बोल रहे हैं ए 1, 3 एंड 4, और वर्षा बोल रही हैं 1, 2 एंड 4। तो चलिए द राइट आंसर इज ए, स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस और बेसल गैंग्लिया। द राइट आंसर इज, हेलो प्रज्ञा, वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार जी। तो बिल्कुल सही आंसर है 1, 3 एंड 4। बच्चों पीछे का दिमाग क्या कहा जाता है? सेरेबेलम। इसमें बोला था कौन सा हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है, कौन सा हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है? तो स्पाइनल कॉर्ड इसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस इसका पार्ट नहीं होता है और बेसल गैंग्लिया इसका पार्ट नहीं होता है। ये तीनों जो है, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल अलग है बच्चा जी। स्पाइनल कॉर्ड को हम ब्रेन में रेगुलेट नहीं करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हाँ ये आता है, सेरेबेलम आता है। पीछे के दिमाग में क्या क्या चीज आती है वो भी आप नोट कर लें। हाइंड ब्रेन में आता है पॉन्स वेरोली, हाइंड ब्रेन में आता है सेरेबेलम, हाइंड ब्रेन में आता है मेडुला ओब्लांगटा। हाँ गड़बड़ हो गया, सेरेबेलम जो है पीछे है, सेरेब्रम, ब्रम ब्रम आगे है, सेरेब्रम आगे है, सेरेबेलम पीछे, मेडुला ओब्लांगटा। तो बच्चों मेन हाइंड ब्रेन में 3 चीजें आती हैं, नोट कर लें, पोन्स वेरोली, सेरेबेलम और मेडुला ओब्लांगटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, नोट कर लिया बच्चा जी, आगे चले। चलिए बच्चों आपको बताना है यूपी का कौन सा शहर है जहां पर कोई भी रामसर साइट नहीं है। यूपी का कौन सा शहर है जहां पर कोई भी रामसर साइट नहीं है? गोंडा, हरदोई, उन्नाव या लखनऊ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा है, गाइस फटाक से लाइक दबा कर करेंगे वीडियो को। हेलो विशाखा, बहुत बढ़िया। चलिए सबके जवाब आ रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे जवाब देते हैं, चाहे गलत दे चाहे सही दे, जवाब देना चाहिए। लखनऊ। अच्छा यूपी में हर जगह रामसर साइट है, गोंडा, हरदोई, उन्नाव तो अभी इसी साल ऐड किया गया था 2021 में। हेलो जयंत, नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। बच्चों ये तो इसी साल 2021 में ऐड किया गया था, हरदोई, गोंडा और उन्नाव को। केवल लखनऊ नहीं है इसका पार्ट, गड़बड़ हो गई भाई। तो नोट करिए फटाक से अपने पास, यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों रामसर साइट ऐड करी गई थी इस बार, तो गोंडा, हरदोई, उन्नाव, पीलीभीत ये सब इसका पार्ट है, केवल लखनऊ में कोई भी रामसर साइट नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन आता है।
बच्चों आपको बताना है, यूपी गवर्नमेंट ने अभी एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा था, ठीक है, जिसमें स्वयं रोजगार के लिए बात की गई थी। हेलो मिस्टर वाजपेयी फैमिली जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। बच्चों क्या नाम है मोबाइल आपका? प्रवासी राहत मित्र, यू राइज, उद्यम सारथी या रोजगार सेतु? कौन सा मोबाइल ऐप है बच्चा जी जहां स्व रोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को तवज्जो दी गई है? चलिए मेरे पास बच्चों के जवाब आ रहे हैं फटाक से। उद्यम सारथी यानी कि सी। वेरी गुड गाइस, बिल्कुल सही आंसर है आपका, उद्यम सारथी, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हेलो आलोक सिंह सेंगर जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया आंसर। और इसी बात पर बच्चे लाइक हो जाए वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, कौन सी यूनिवर्सिटी है यूपी की या और कहीं की जहां पर कर्म योगी स्कीम को जोड़ा गया है? कर्म योगी स्कीम, अलीगढ़ मुस्लिम, बनारस हिंदू, चौधरी चरण सिंह और लखनऊ यूनिवर्सिटी, कर्म योगी स्कीम। चलिए शुभम राणा जी, हेलो शुभम, नमस्कार, गुड इवनिंग, बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास और ज्यादातर बच्चे आंसर दे रहे हैं बी। और सी, वर्षा कह रही है सी, शाखा कह रही है सी, अनुज कह रहे हैं सी, और आंसर भी भाई, आंसर है डी, आंसर है डी, गड़बड़ हो गई, सभी का आंसर गड़बड़ हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी। बच्चों द राइट आंसर इज लखनऊ यूनिवर्सिटी। कर्मयोगी स्कीम के अंदर बच्चों जो छात्र लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनको कुछ घंटों के लिए आवर बेस पर बच्चों यूनिवर्सिटी में काम करने का मौका दिया जाएगा और साल में 36 घंटे, साल में 36 से 72 घंटे का, कुछ महीने का, सॉरी, उनको है कि हर महीने उनको 36 से 72 घंटे का काम दिया जाएगा, जिसकी पेमेंट जो है वो 400 से 500 रुपए रखी जाएगी पर हफ्ता की या पर घंटे की। तो उसके हिसाब से वो पैसा भी कमाएंगे और वहां पे पढ़ाई भी करेंगे, है ना। तो बहुत बढ़िया स्कीम है कर्मयोगी स्कीम, और ये केवल यूपी के लोगों के लिए है। जो यूपी की लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो उनको घंटे के हिसाब से पेमेंट भी गवर्नमेंट करेगी। बहुत अच्छी स्कीम, इसी साल लॉन्च हुई है, ये भी हाल ही का करंट अफेयर्स है, ठीक है। कर्मयोगी स्कीम बहुत अच्छा है, रिवाइज कर लें इसको और नोट कर लें, जिन बच्चों का गलत हुआ है नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, कौन से नगर निगम ने थैला बैंक अभी यूपी के शहर में लॉन्च किया? थैला बैंक मतलब थैले का बैंक, ठीक है, थैला बैंक। कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ। थैला बैंक। चलिए मेरे पास काफी सारे बढ़िया बढ़िया आंसर्स आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं बच्चों उसका सही आंसर क्या है। तो गाइस, थैला का मतलब है कि भाई थैला बनाया जा रहा है किसी बैंक में, तो थैला आपको वहां से मिलेगा। बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये लखनऊ के अंदर ही ये इनिशिएटिव लिया गया है। लखनऊ की जो प्रशासन है, वहाँ की जो लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो सरकार ने बोला है कि यहाँ पे जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, यानी कि एसएचजी ग्रुप से महिलाओं के, तो बच्चों उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, है ना, ताकि वो 4 पैसे कमा सके, तो बच्चों वो जूट के थैले बनाएंगी, जूट के थैले बनाएंगी। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है, सभी का आंसर सही है। वर्षा, शिवकांत, वाजपेयी, अनुज, आलोक,
विशाखा जयंत, यस, नगर निगम ने इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पे जूट के थैले बनाए जाएंगे और जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, तो बच्चों उनको पैसा भी कमाने को मिलेगा और साथ में पर्यावरण की भी सुरक्षा हो जाएगी। जूट के थैले देके जाएंगे और प्लास्टिक को आउट ऑफ द ऑर्डर करा जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी नाइस। ठीक है, नोट कर ले इसको। हाँ, नोट कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। बच्चों आपको बताना है यूपी के कौन से जिले में इस बार हुनर हाट का इनॉग्रेशन किया गया था, 24वां संस्करण हुनर हाट का। हुनर हाट का संस्करण डाला गया था कानपुर, बनारस, शिवकान में डाल दूंगी, ग्रुप पर डाल दूंगी पीडीएफ, ठीक है। हाँ, लखनऊ और प्रयागराज। बच्चों हुनर हाट कहाँ पे अभी आया था? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, बनारस। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी नाइस। कानपुर, बनारस, लखनऊ एंड प्रयागराज। तो बिल्कुल सही आंसर है जयंत, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है आपका। और वाजपेयी जी का भी लखनऊ। बच्चों हुनर हाट का ऑर्गेनाइजेशन करा गया है आपके माइनॉरिटी, ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा होता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा बच्चों ये हुनर हाट का इस समय आयोजन किया गया था। और ये आयोजन कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में किया गया था, यस, वेरी गुड, नोट करें इसको। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा इसका विमोचन किया गया था इस बार। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। बच्चों लखनऊ मेट्रो में पहली बार क्या काम हुआ है? लखनऊ मेट्रो पहली ऐसी मेट्रो बनी है भारत की ने कुछ स्पेशल काम करा है इस बार। बताइए, अल्टीमेट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं हम अपनी क्लास में। बच्चों विस्टाडोम कोच का इस्तेमाल हुआ है, खादी की चादर का इस्तेमाल हुआ है, अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल करा है साफ सफाई के लिए, या यहाँ पे रोबोट्स टिकट बेचेंगे? क्वेश्चन नंबर 76। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस गाइस। लखनऊ मेट्रो में पहली बार कौन सा काम हुआ है? चलिए सोच के बताइए फटाक से। और अच्छा लगता है आप सब आंसर्स देते हैं, दिया करें आंसर, जैसा भी आता है, गलत आता है गलत दीजिए, सही आता है सही दीजिए। हमारा मकसद है कि बस आपका एग्जाम में गलत पेपर में नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास जो ज्यादातर उत्तर आ रहे हैं वो आ रहे हैं बी और सी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, वेरी गुड। तो शिवकांत और जयंत दोनों का आंसर बिल्कुल सही है और वाजपेयी जी का बिल्कुल सही है। अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल करा जाएगा, भारत की पहली मेट्रो बनेगी। हालांकि कई जगह मेट्रो है भारत में जहां पर अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। और ऐसा क्यों किया गया बच्चों आपको बताइए, कोरोना की वजह से सब जगह नए नए तरीकों से, नई नई टेक्नोलॉजी से सैनिटाइजेशन और इस तरह के जो है इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो अपने तरीके का पहला ये इनिशिएटिव है जो लिया गया है। बहुत बढ़िया, चलिए वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन आता है। बच्चों आपको बताना है यूपी के सरकार द्वारा भी एक एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर यानी कि भूमि का जो अधिग्रहण कर लेते हैं, है ना, जमीन पे कब्जा कर लेते हैं भू माफिया वाले, तो उनसे बचाने के लिए पट्टेदारी पर एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है कि भाई हम हर जमीन के टुकड़े को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करेंगे। 16 नंबर की एक यूनिक, सॉरी 12 नंबर की एक यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आधार कार्ड का नंबर होता है, तो हर प्लॉट को, हर जमीन को वो आईडी देके और उसको जो नगर निगम है उसके पोर्टल पे चढ़ा दिया जाएगा। तो बताएं क्या नाम है इसका? ई धरती, ई संपदा, ई धरा या धरणी? और बच्चों इसका सही आंसर है धरा। ई धरी और ई संपदा ये मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। धरा जो है ये यूपी में शुरू हुआ है और धरणी शुरू हुआ है एमपी में। धरणी सॉफ्टवेयर यूपी का नहीं है बच्चों। नोट कर लिया बच्चा जी? नोट कर लिया आपने क्वेश्चन? धरा आंसर नोट कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और बच्चों मैं आपको उसकी डिटेल और बता देती हूँ, 12 डिजिट का एक यूनिक कोड इस पे प्रोवाइड करा जाएगा, तो वो भी आप नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको बताना है यूपी के अंदर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है ना, तो अब इसमें कौन सा इसका पार्ट नहीं है, विच इज नॉट अ नोडल पॉइंट। और बच्चों अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, आंसर जरूर दें। यूपी के अंदर जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कौन सा नोडल पॉइंट नहीं है? झांसी, आगरा, चित्रकूट और बनारस। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन उत्तर प्रदेश। चलिए शुभम का जवाब आ गया है चित्रकूट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो चलिए आंसर बताती हूँ, बनारस। बच्चों द राइट आंसर यस, वेरी गुड प्रज्ञा एंड जयंत, बहुत बढ़िया आंसर आपका। बच्चों बनारस इसका पार्ट नहीं है। आपको मैं बता दूं कि यूपी में जो है पूरे इंडिया में 2 ही जगह डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए हैं। नंबर 1 है यूपी में, नंबर 2 है तमिलनाडु में। और बच्चों यूपी में कौन कौन से जिले हैं आप नोट कर सकते हैं, आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर। गलत हो गए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कानपुर और लखनऊ, झांसी, कानपुर, लखनऊ। तो बच्चों 6 है, आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ। और दूसरा कॉरिडोर कहाँ बनाया गया है इंडिया में? तमिलनाडु में। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस हिसाब से। और बच्चों ये कौन सी संस्था बना रही है? उपेडा, UPEIDA। कौन सी संस्था बना रही है, ये भी नाम नोट कर लीजिए, उपेडा, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उपेडा। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो इस बार ये सितंबर और अक्टूबर में इसी साल शुरू हो जाएगा, ये इस साल शुरू हो जाएगा उपेडा में। तो बनारस इसका पार्ट नहीं है बच्चा जी, बनारस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, और इसी बात पर जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, बच्चों छोटा सा हम आपसे डिमांड करते हैं कि अच्छा लगे वीडियो लाइक जरूर करें। चलिए बच्चों आपको बताना है, भारत में जो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो आपको पता है मथुरा रिफाइनरी उसका पार्ट है। तो अभी वहां पे अपने तरीके का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया गया, क्या नाम है इसका? अल्टीमेट क्वेश्चन है। क्या नाम है बच्चों? 100 ऑक्टेन प्लेटफॉर्म पेट्रोल पहली बार इंडिया में जो है शुरू किया गया है। क्रूड एक्सेल, XP100, पेट्रोनेट और एम पेट्रो एक्स। चलिए शिवकांत का आंसर आ गया है बी, वेरी गुड शिवकांत, बहुत बढ़िया आंसर। और जिन बच्चों के आंसर गलत हो गए, घबराना बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं, गलत हो रहा है हो जाने दीजिए बच्चों। इसी साल जनवरी 2021 में बच्चों ये पेट्रोल लॉन्च किया गया था भारत में, हैदराबाद से लॉन्च किया गया था ये। और इसका सही आंसर है XP100, वेरी गुड। क्या नाम है इसका? XP100। बच्चों इसकी कीमत है 160 रुपया पर लीटर। और बच्चों ये जबरदस्त बूस्टर प्लेटफॉर्म पेट्रोल कहा गया है, जबरदस्त बूस्ट इंजन परफॉर्मेंस है, और सुपर प्रीमियम पेट्रोल कैटेगरी में ये है। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल ये भारत में केवल 6 जगह है जहां पर आपको ये पेट्रोल जो है मिलेगा, है ना। यूपी में ये मिलेगा केवल मथुरा में और आगरा में, और बाकी हैदराबाद, पुणे, महाराष्ट्र, तो पूरे इंडिया में केवल 6 या 7 ऐसी सिटीज हैं जहां पर ये पेट्रोल अभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आउटलेट के द्वारा आपको मिलेगा। हाँ ये शायद प्लस की क्लास में भी मैंने बताया था, पेट्रोल वाला पॉइंट जब प्लस में पढ़ा रही थी, तो वहां पर भी मैंने ये करंट अफेयर्स में आपको नोट कराया था। हाँ विशाखा, एब्सोल्युटली राइट। चलिए बिल्कुल सही, मैंने प्लस में देखो पहले ही कवर करा दिया, ये जो भी मुझे करंट का न्यूज साथ में इंपॉर्टेंट मिलता है तो मैं साथ के साथ कवर करा देती हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, यूपी में कहाँ मिलेगा ये? 2 जगह, आगरा और मथुरा। ठीक है, जयपुर मिलेगा, इधर पुणे मिलेगा, हैदराबाद मिलेगा और
महाराष्ट्र मिलेगा। ठीक है, तो बस 6 जगह ये भारत में मिलेगा अभी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, यूपी सरकार के द्वारा कौन सी ऐसी अभी एक उन्होंने स्कीम शुरू करा है जिसमें फ्री कोचिंग कराई जाएगी सभी एग्जाम्स के लिए? प्रज्ञान भारती, अभ्युदय, यू राइज और नवीन रोजगार क्षत्रिय योजना। बच्चों देखिए, बढ़िया क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो आंसर जरूर दें। चलिए, मेरे पास ज्यादातर आंसर्स आ रहे हैं बी, वेरी गुड, अभ्युदय, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड, अभ्युदय योजना। तो इसमें फ्री एजुकेशन, फ्री कोचिंग की बात हो रही है, फ्री कंपटीशन की बात हो रही है। यस, वेरी गुड, इसी साल लॉन्च किया गया है ये योगी सरकार द्वारा यूपी के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको बताना है कि एक्सप्रेस वे में अभी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया कि गलती से अगर हवाई जहाज या लड़ाकू विमान उतारना पड़ जाए तो उसके लिए हमें एक स्पेशल हवाई पट्टी की जरूरत पड़ती है। कंक्रीट के अलावा हमें आरसीसी के हवाई पट्टी की जरूरत पड़ती है। बच्चों कहाँ पे बनाया गया है ये? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बच्चों इसी साल बनाया गया, इसी साल की बात हो रही है, लेटेस्ट की बात हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड शिवकांत, बहुत अच्छा, वाजपेयी जी, वेरी गुड जयंत पांडे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में बच्चों जो आपका गोरखपुर वाला साइड है, जो लखनऊ एक्सप्रेसवे है, तो वहां पर एक हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। जब आप लखनऊ जाते हैं, आगरा के बाद लखनऊ वाले एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं, तो वहां पर ये हवाई पट्टी आपको नजर आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, चौरी चौरा को 100 साल हो जाएंगे अगले साल, 1922 में ये 2022 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। आपको बताना चौरी चौरा यूपी में कहाँ पड़ता है? अलीगढ़, बरेली, ललितपुर और गोरखपुर। और आपको पता ही है चौरी चौरा के अंदर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, अंग्रेजी पुलिस वालों को, और इसकी वजह से गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था उसके बाद, है ना, वापस ले लिया था ना उसके बाद। गांधी जी किसी की बात उस समय नहीं सुन रहे थे, लेकिन जब ये फजीहत हो गई गोरखपुर में, पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया। वेरी गुड, डी आंसर सभी का सही है बच्चों, बहुत बढ़िया आंसर सभी का। गुरलाल, सिद्धू, जयंत, अनुज, वाजपेयी, विशाखा, शिवकांत, सभी के आंसर बिल्कुल सही बच्चों। उसके बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया और उस आंदोलन को बाद में बंद कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको बताना है यूपी सरकार के द्वारा किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट की बात कर रही हूं मैं, कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, किसान कल्याण मिशन और राजीव गांधी किसान न्याय योजना। फार्मर की इनकम को डबल करने की बात हो रही है इस बार। किसानों को स्पेशली डेडिकेट किया गया बेचारों, क्योंकि बहुत ज्यादा किसान आत्महत्या कर लेते हैं कर्जा लेकर खेती करते हैं बच्चों। तो मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं, सी आ रहा है, किसान कल्याण मिशन, और विशाखा का आंसर है बी, और आंसर है बिल्कुल सही सी, किसान कल्याण मिशन। बच्चों इसमें कई सारी जो है आपका किसान कल्याण मिशन, तो इसमें बच्चों काफी सारे गवर्नमेंट ने बोला है कि सन इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, सन 2022। तो उन्होंने बोला है कि हम जो है इसका एक स्लोगन भी, नारा भी उन्होंने दिया था। इसका नारा उन्होंने दिया था कि आत्महत्या से आमदनी तक, ये नारा इसका स्लोगन दिया गया था। और इसमें उन्होंने बेसिकली जितना भी गन्ना किसान थे, बागबानी वाले किसान थे बच्चों, ये सारे किसानों के लिए ये योजना को जो है वो शुरू किया गया था, किसान कल्याण मिशन। उन्होंने बोला कि भाई अगर गांव हमारे खुश रहेंगे तो हमारा हम खुद खुश रहेंगे। तो चलिए और बच्चों कहाँ से शुरू की गई ये योजना? यूपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट से शुरू की गई है? गोरखपुर।
जो योगी जी का अपना खुद का एरिया है गोरखपुर, वहीं से बच्चों उन्होंने इसका शुरुआत करा है, ठीक है ना, गोरखपुर से। ये भी आप नोट कर लीजिए, यूपी में कहां से शुरू करा है, गोरखपुर से शुरू करा है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको बताना है अभी कौन से बैंक ने यूपी में इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई के लिए $430 मिलियन का फैसिलिटी अभी दिया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। AIIB, ADB, ADB का फुल फॉर्म है एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, NDB और वर्ल्ड बैंक। इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई इन यूपी। तो चलिए मेरे पास आंसर आ रहे हैं एडीबी। वेरी गुड गाइस, हेलो अनुराग, नमस्कार जी, बहुत बढ़िया आंसर। जिन बच्चों ने, हेलो वर्षा, बिल्कुल सही आंसर है बी। तो जिन बच्चों का आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। बच्चों मैं आपको बता दूं कि यूपी के अंदर ये बेसिकली ये किस चीज की स्थापना के लिए दिया गया है, $430 मिलियन का जो लोन दिया गया है, ये किस लिए दिया गया है? नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। किस लिए दिया है? इलेक्ट्रिसिटी, यूपी के अंदर बिजली की सप्लाई को और पुख्ता करने के लिए, है ना, पावर सप्लाई को पूरा करने के लिए। बच्चों आपको मैं बता दूं, यूपी में कम से कम 65,000 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जहां पर बच्चों बहुत ज्यादा बिजली के खंभे नहीं है पूरे यूपी में। ओवरऑल अगर काउंट किया जाए 65,000 किलोमीटर खंभे नहीं है, या आप ये कह लीजिए अंधेरे में लोग रहते हैं, वहां तक बिजली की सप्लाई नहीं। तो बच्चों ये सारे लोगों को इससे फायदा होगा, ठीक है, सारे लोगों को इससे फायदा होगा, नोट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में नहीं है? कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में नहीं है? सोहोगी, बड़वा, चंद्रप्रभा, रानीपुर और तीर्थन। यूपी में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है? वेरी गुड शिवकांत, वेरी नाइस। बच्चों तीर्थन जो है, बिल्कुल सही आंसर है तीर्थन। तीर्थन आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। बाकी सोगी, बरवा, चंद्रप्रभा, रानीपुर, ये यहाँ पे दो बर्ड सेंचुरी है। बर्ड्स बहुत अलग अलग तरह की बर्ड्स आपको मिलती है, ये तीनों आपके यूपी में पड़ते हैं। बाकी तीर्थन जो है ये मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है। सो द राइट आंसर इज डी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको बताना है यूपी में इस साल इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। बायो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कहां पे किया जा रहा है? बर्ड फेस्टिवल को बढ़ावा देने के लिए यूपी में बायो टूरिज्म की बात हो रही है बच्चों जी। कौन सा? सोहोगी, बरवा, सोहोगी, बरवा, महाराजगंज में पड़ता है। सोहोगी बरवा यूपी में ही है, यूपी में ही है मेरे ख्याल से। महाराजगंज सिद्धार्थनगर की तरफ पड़ता है। महाराजगंज पहले गोरखपुर का पार्ट था, बाद में 1800 में ख्याल से 88 में उसको अलग कर दिया गया था। सही है बच्चों, सही। तो क्या आंसर आ रहा है मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या आ रहा है? पीलीभीत, रामगढ़ ताल, सरसई, नवर झील और दुधवा नेशनल पार्क। तो बिल्कुल सही आंसर है रामगढ़ ताल लेक। बच्चों ये पड़ती है आपकी गोरखपुर में। अगेन ये गोरखपुर में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन की बात हो रही है। बहुत बढ़िया, नाइस क्वेश्चन। नोट करें रामगढ़ ताल लेक। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आपको बताना है बच्चों यूपी में कौन सा मंदिर है जहां पर जो फूल चढ़ाए जाते हैं भगवान जी को,
तो उन फूलों से अगरबत्तियों का निर्माण करने का एक अनूठा पहल यूपी के अंदर शुरू किया गया। मोदी योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि इससे गरीबों को आमदनी होगी और मंदिर में जो आपने श्रद्धा पूर्वक फूल चढ़ाए हैं वो फूल आपके कूड़े में नहीं जाएंगे, उससे रिसाइकल्ड अगरबत्तियां बनाई जाएंगी और बच्चों ये इससे जो आमदनी होगी उनको लोगों में बांट दिया जाएगा। कौन सा टेम्पल है? विंध्यवासिनी, काशी विश्वनाथ, गोरखपुर एंड राम जन्मभूमि। अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं गाइस। तो मेरे पास आंसर आ रहा है काशी विश्वनाथ एंड द राइट आंसर इज वेरी गुड जयंत एंड अनुराग, गोरखनाथ टेम्पल। बच्चों गुरु गोरखनाथ जी का जो मंदिर है यूपी योगी आदित्यनाथ जी का अपना खुद का शहर है ना, जहां से वो निर्वाचन अपने चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तो वहीं के मंदिर में ये इनिशिएटिव लिया गया है कि चढ़ाए हुए फूलों से आशीर्वाद नामक अगरबत्तियों को किस नाम से बेचा जाएगा? आशीर्वाद। बहुत अच्छा, अपने आप में बहुत अनूठा पहल। तो नोट कर लीजिए, गुरु गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर। हाँ, उनका खुद का शहर है गोरखपुर। हाँ वर्षा, नेट चला गया तुम्हारा, कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन छूट गए हैं उसको बाद में देख लें आप। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद मेरे पास मैं आपसे विदा लूंगी, क्वेश्चन हो गए खत्म। तो बताएं बच्चों, इस बार की रिपब्लिक डे जो आपकी गणतंत्र दिवस की जो परेड थी, तो उसके अंदर किसकी मूर्ति रखी गई थी? जी बच्चों, तो क्या आंसर आ रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या आ रहा है? रिपब्लिक डे की परेड में इस बार किसकी बच्चों झांकी को चित्रित किया गया था? नो आइडिया बच्चों। महर्षि वाल्मीकि किसका आंसर था? यस, महर्षि वाल्मीकि, बिल्कुल सही आंसर। और बच्चों जीता भी था इस बार जो 26 डे की परेड थी, हाँ, अयोध्या राम मंदिर को लेकर। तो उसमें आगे की तरफ जो था वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी थी, तो बच्चों उन्हीं के नाम पर इस बार ये झांकी बनाई गई थी, झांकी को प्रस्तुत किया गया था और जीते भी इस बार यूपी वाले थे। हर साल प्राइज दिया जाता है ना, सबसे सुंदर झांकी किसकी है, तो बच्चों ये आपका यहीं पर दिया गया था। हेलो आनंदी माथुर जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन था ये। अब मैं आपसे ज्यादा चाहूंगी, आई गेस आपको मजा आया होगा और आपने आज बहुत सारी चीजें रिवाइज करी होंगी, लर्न करा होगा। तो बस हम ये चाहते हैं आपसे कि वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा और डेली क्लासेस में आए। तो कल मिलती हूँ आपसे सुबह 11 बजे साइंस का करंट अफेयर पार्ट 2 में। जुड़ना ना भूलिएगा कल की मेरी क्लास में। जब तक मैं आपसे ज्यादा चाहूंगी, अपना ध्यान रखें और मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे अपनी 10:30 बजे वाली प्लस क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। फिर मिलती हूँ, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें। ये आनंद, ये वाली क्लास 9 बजे से शुरू हो जाता है, 9:05 से ये क्लास शुरू हो जाता है। 9 बजे से ये क्लास आपका शुरू होता है, रात को 9 बजे से। मैं इसमें कंप्लीट स्टैटिक जीके करा रही हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, साइंस, मतलब जो भी आपका पीसीएस में पूछा जाता है कंबाइंड जीएस, तो वो सबको सारा मिक्स क्वेश्चंस मैं आपको इस क्लास में करा रही हूँ। ठीक है, डेली हम इसमें 25-30 क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ बच्चों आपसे कल। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैप्पी संडे।